Welcome to Major HS Kelsey's Balno Academy. I'm Mr. देवेश, योर बायोलॉजी फैकल्टी। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपके फिजिक्स आपके बायोलॉजी के हमने कुछ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे थे, तो आज भी हम आपका बायोलॉजी का टेस्ट पेपर ही डिस्कस करने जाएंगे ताकि आपको एक वैसे दोबारा से आइडिया मिल जाए कि आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है एग्जाम्स के लिए। आपको मालूम है कि एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है अब आपके, तो आप अब खुद को देखोगे, जज करोगे कि आप कहां पर आपका लेवल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। बायोलॉजी टेस्ट पेपर जैसे वही है कि मैं आपके सामने क्वेश्चंस पढ़ूंगा, मैं आपके सामने ऑप्शंस एक्सप्लेन करूंगा, आपको मैं कुछ टाइम दूंगा कि आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर आंसर दो, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच डिजीज ऑफ प्लांट स्टेम रॉट एट द सॉइल लाइन वाइल ब्राउन टू रेड लीजन्स। बोला गया कि देखो ऐसा कौन सा डिजीज होता है प्लांट के स्टेम में। मान लो ये आपका प्लांट है, प्लांट का स्टेम है, और ये जो आपका सॉइल रीजन होता है ना, सॉइल रीजन, यहां से आपके ब्राउन और रेड कलर के लीजन्स लग जाते हैं, मतलब स्पॉट लग जाते हैं। तो बेसिकली ये डिजीज कौन कॉज करता है? एक है आपका राइजोक्टोनिया, एक आपका एंगुलर लीफ स्पॉट, एक है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट, एक है आपका बैक्टीरियल स्पॉट। देखो मैं आपको दो चीजें बताता हूं कि बैक्टीरियल ब्लाइट और बैक्टीरियल स्पॉट जो होता है ना, वो भी आपके ब्राउन और रेड लीजन जो होते हैं शो करते हैं, लेकिन वो आपके सॉइल लेवल पर नहीं करते, वो आपके मेनली ब्रांचेस पे करते हैं और थोड़ा सा आप कह सकते हो स्टेम को थोड़ा ऊपर ऊपर करते हैं, लेकिन कभी भी सॉइल लेवल पर नहीं करते। तो आपकी ये दोनों जो बैक्टीरियल वाले ऑप्शन है तो कट जाएंगे आपके। एक है आपका एंगुलर लीफ स्पॉट। देखो एंगुलर लीफ स्पॉट बोल रहा है ये, ठीक है। लीफ क्या आपके स्टेम के बिल्कुल सॉइल लाइन पे होता है? मोस्ट ऑफ द प्लांट में लीफ जो होता है आपके ऊपर ही होते हैं। तो कहने कि ये ऑप्शन भी आपका कट गया। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, वो है आपका राइजोक्टोनिया, जो कि एक टाइप का आपका फंगस होता है। ये होता है एक टाइप का फंगस। ये क्या काम करता है कि जो सॉइल लाइन होता है ना आपका, बेसिकली स्टेम का जो सॉइल लाइन होता है वहां पर रेड और ब्राउन कलर के लीजन्स फॉर्म करता है। राइजोक्टोनिया जो होता है वो आपका एक टाइप का फंगस है, और आपको मालूम है फंगस मेन आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैचेस फॉर्म करते हैं, लीजन्स फॉर्म करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? आपका राइजोक्टोनिया। ठीक है। आपने राइजो वर्ड जो सुना होगा ना, राइजो, आपने सुना होगा राइजोपस फंगस। ज्यादातर जो राइजो वर्ड होते हैं ना, राइजो वर्ड आपके फंगस को ही इंडिकेट करते हैं। तो अगर राइजो वर्ड आए तो आप ऐसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हो फंगस से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू बैट्स एंड वेल्स शेयर। कि आपके वेल और बैट जो होते हैं वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं? अगर मैं आपको एक बात बताऊं, वेल जो होता है वो होता है आपका एक्वेटिक मैमल। वेल आपका एक्वेटिक मैमल होता है, पानी में रहने वाला मैमल। और बैट जो है ओनली फ्लाइंग मैमल, अकेला ऐसा मैमल होता है जो कि फ्लाइंग होता है, ओनली फ्लाइंग मैमल बैट। दोनों मैमल है, ये उड़ने वाला मैमल है और ये पानी में रहने वाला मैमल है। ठीक है। तो देखो अगर ये दोनों मैमल है तो इनके पास मेमोरी ग्लैंड तो होगा ही होगा। हाँ, मैमल्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है टू हैव मेमोरी ग्लैंड्स, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है। देखो मैमल्स के पास ना प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा शो करते हैं। देखो इनके जो यंग वंस होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू इनके बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। तो हाँ, मैमल्स के पास प्लेसेंटा भी होता है, ये भी है। इकोलोकेशन, आपको मालूम है कि बैट जो होते हैं ना उनके विजन बहुत ज्यादा पुअर होता है, जिसकी वजह से वो चीजों को देख नहीं पाते। तो वो ना अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है वो आपका क्या करता है, एमिट करता है, रिलीज करता है, ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होकर के वापस आए और उसको मालूम चल जाए कि उसके आगे क्या है। ठीक है। तो बैट भी आपका इकोलोकेशन शो करता है, सेम आपका वेल भी इकोलोकेशन शो करता है। ठीक है। वेल भी आपका ऐसा मैमल होता है जो कि पानी में रहने के लिए, जैसे आपका आपने फिजिक्स में सुना होगा ना सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के फॉर्म में, तो आपका वेल भी जो होता है वो भी आपका बेसिकली यूज कर सकता है। ठीक है। तो इकोलोकेशन भी आपके दोनों शेयर करते हैं, बैट्स भी और वेल्स भी। तो आपका ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दीज। दोनों के दोनों आपके मैमल की कैटेगरी में लाई करते हैं, दोनों के दोनों आपके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स लिस्टेड इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट बोन। इन सब में से सबसे शॉर्ट बोन कौन सा है? देखो फीमर तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है, सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है आपका फीमर, थाई बोन। क्रेनियम आपका होता है स्कल का बोन, क्रेनियम स्कल का बोन जो कि ब्रेन का प्रोडक्शन करता है, ये स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इनकी क्वांटिटी लगभग लगभग 8 होती है क्रेनियम की।
कार्पेल्स। अच्छा, कार्पेल्स आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ पे रिस्ट पे, यहाँ पे ना कुछ बोन्स ना फ्यूज हो रखे होते हैं जो कि हमारे फोर आर्म्स और फिंगर्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ सेट ऑफ बोन्स होते हैं जो कि आपके फोर आर्म्स और आपके फिंगर्स को कनेक्ट करते हैं, उनको कार्पल्स बोलते हैं। तो कार्पल्स भी ना रिस्ट पर पाए जाते हैं आपके, और इसमें भी लगभग लगभग 8 ही बोन्स होते हैं, 8 ही होते हैं। एक होता है रेडियस। आपको मालूम है फोर आर्म का जो बोन होता है ना, यहां से आया आपकी बाइसेप्स का बोन, यहां से गया आपका एक बोन और दो बोन। फोर आर्म में आपके दो बोन होते हैं, एक का नाम होता है रेडियस, एक का नाम होता है अल्ना, दो बोन होते हैं। तो ये जो बोन है ये है आपके फोर आर्म का बोन। अब आप खुद कंपेयर करो, ये आपका लॉन्गेस्ट है तो ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से कट जाएगा। स्कल, स्कल का इतना पोर्शन यहां से लेकर के पीछे तक जो कि आपके ब्रेन का प्रोटेक्शन कर रहा है, ये भी आपके इनके साइज में बड़े होते हैं। अच्छा, रिस्ट, रिस्ट में ये वाला पोर्शन जो कि बहुत छोटे छोटे बोन से मिलकर के बना, तो ये आपका कहना कि स्मॉल होगा, स्मॉल। और फोर आर्म, फोर आर्म का बोन तो बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो ये भी आपका बड़ा होगा। तो वही तो पूछा है कि कौन सा ऐसा बोन है जो कि शॉर्ट बोन है, जो कि स्मॉल है साइज में, तो आपका क्या होगा बेसिकली कार्पल्स। कार्पल्स आपके रिस्ट पे बोन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में, और बेसिकली ये एक दूसरे से फ्यूज हो रखे होते हैं, लगभग 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 फ्यूज हो रखे थे, पूरे नहीं, सेगमेंटेड होते हैं हल्के से। और इनका जो नंबर होता है वो 8 होता है, हर एक रिस्ट में 8 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर कंपोजिशन। देखो, आपको मालूम है कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड का लेवल मेंटेन करते हैं, जैसे कि आपका किडनी भी बॉडी फ्लूइड का लेवल मेंटेन करता है, उसमें रेनिन हार्मोन होता है, वो भी हमारी बॉडी में वाटर लेवल बैलेंस करता है या लिक्विड बैलेंस करता है। आपने नाम सुना होगा सोडियम पोटेशियम पंप का, हमारी बॉडी में एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो कि हमारी बॉडी फ्लूइड्स को भी मेंटेन करता है। किस प्रोसेस की हेल्प से करते हैं? देखो, सिक्रेशन का तो मतलब है कुछ रिलीज करना, जैसे आपके ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे आपका टीयर ग्लैंड जिसको हम लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, टीयर निकालता है, स्वेट ग्लैंड स्वेट निकालता है, सेबेशियस ग्लैंड ऑयल निकालता है। सिक्रेशन आपका बॉडीली फ्लूइड मेंटेन नहीं करता। रीएब्जॉर्प्शन, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि स्मॉल इंटेस्टाइन है या किडनी है, तो ये क्या काम करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। वो बेसिकली आपके न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं खाने के थ्रू। ठीक है, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो देखो, एब्जॉर्प्शन की हेल्प से तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई बॉडी फ्लूइड मेंटेन होता है। या किडनी में भी अगर मैं बताऊं, किडनी में नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, एसीटी, आपका डीसीटी, पीसीटी, असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप, वो भी आपके मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी फ्लूइड मेंटेन उतना ज्यादा नहीं करवाते। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। एक है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखो, आपके किडनी के अंदर ना नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जो होता है आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस आपका मेन साइट होता है जहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इट इज द मेन साइट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, वो ब्लड को फिल्टर करेगा, ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड से पानी को अलग कर दिया, पानी चला गया आपका नीचे ताकि मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो। तो ये भी आपका हो सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक रीजन में होते, पूरी बॉडी का फ्लूइड मेंटेन नहीं करता, एक स्पेसिफिक रीजन का फ्लूइड मेंटेन कर सकता है ये। लेकिन आपका जो लास्ट प्रोसेस है वो क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब है ऑस्मोसिस, रेगुलेशन का मतलब है कि किसी भी चीज का अमाउंट रेगुलेट करें। आपको मालूम है लिक्विड है या फ्लूइड है, उसकी जो मूवमेंट होती है किसी भी सेल्स के अंदर बाहर, वो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। वही ऑब्वियस बात है कि अगर हमारी बॉडीली फ्लूइड का मतलब मेंटेन होना है तो किस प्रोसेस की हेल्प से होगा, वो आपके ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो प्लस रेगुलेशन बताया गया इस वर्ड को, ऑस्मोसिस प्लस रेगुलेशन। तो इस प्रोसेस की हेल्प से हमारे पूरी बॉडीली फ्लूइड का जो बॉडी फ्लूइड होता है वो रेगुलेट होता है, मेंटेन होता है, उसकी कंपोजिशन भी। ठीक है, किसकी हेल्प से, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, द मेल एसेसरी ग्लैंड्स जनरेट फ्लूइड दैट नरिशेस द स्पर्म कॉल्ड। देखो, ऐसे कौन सा मेल एसेसरी ग्लैंड होता है जो कि आपके स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और मतलब जो कि एक फ्लूइड जनरेट करता है जो कि आपके स्पर्म को नरिश करता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसमें आ गया आपका सीमेन, सेमेन, प्लाज्मा, स्पर्मेटोगोन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन तो आपका हार्मोन होता है आपके स्पर्म से, देखो स्पर्म को प्रोडक्शन करवाने में हेल्प कर सकता है, लेकिन ये आपके स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करता। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ना, वो आपका स्पर्म का एक इमेच्योर स्टेज होता है। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा फ्लूइड है जो कि आपके स्पर्म को नरिशमेंट करता है, नहीं, ये एक इमेच्योर स्टेज होता है।
आपके दो ऑप्शन बच गए, सीमेन और सेमिनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा। देखो सीमेन क्या होता है, आपके स्पर्म जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा माइक्रो पार्टिकल्स। स्पर्म का स्टार्टिंग में कोई नेचर नहीं होता, तो एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि अपना सिक्रेशन रिलीज करता है स्पर्म में, तब जाकर के आपका स्पर्म थोड़ा सा जेल लाइक स्ट्रक्चर, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, जेल लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ऐसा बन जाता है। तो वो कौन सा ग्लैंड है जो कि अपना सिक्रेशन, अपना एक लिक्विड रिलीज कर रहा है, अपना एक जेल रिलीज कर रहा है, ताकि आपका स्पर्म जो है उसमें फ्लूइडिटी आ जाए, क्योंकि लिक्विड मिक्स होगा तो फ्लूइडिटी आ जाएगी उसमें। तो स्पर्म अकेला अगर आप स्पर्म कहोगे तो वो लिक्विड लाइक नेचर नहीं होता, एक ग्लैंड होता है जो कि अपना सिक्रेशन उसमें रिलीज करता है, तब उसका नेचर कैसा हो जाता है, लिक्विड लाइक। जब स्पर्म आपका लिक्विड लाइक नेचर का हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन। ठीक है ये स्पर्म ही बस कैसा स्पर्म है आपका, लिक्विड लाइक नेचर। ठीक है, हमारी बॉडी से जो स्पर्म इजैकुलेट होता है वो सीमेन की फॉर्म में होता है। अच्छा, अब आई के ऑप्शन बच गया आपका, वो क्या आपका सेमिनल प्लाज्मा। यही वो ग्लैंड है, यही वो ग्लैंड मतलब यही वो ऐसा लिक्विड होता है जो कि कौन रिलीज करता है, आपका सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल ये उस ग्लैंड का नाम है, सेमिनल वेसाइकल उस ग्लैंड का नाम है जो कि क्या रिलीज करता है, आपका सेमिनल प्लाज्मा। ये वो लिक्विड होता है, ये क्या रिलीज करता है, आपका सेमिनल प्लाज्मा। और ये आपके स्पर्म के साथ ऐड होकर के क्या बनाता है, बेसिकली सीमेन बनाता है, सीमेन। ठीक है, और यही जो सेमिनल प्लाज्मा है ना वो आपके स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उससे वो क्या कन्वर्ट हो जाता है आपके सीमेन में। एक तो हो गया आपका सेमिनल प्लाज्मा, और मतलब सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड था, इसके साथ एक प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है। ये दोनों मिलकर के अपना सिक्रेशन रिलीज करते हैं आपके स्पर्म के अंदर, तब जाके वो सीमेन में कन्वर्ट होते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। देखो कीवी नहीं उड़ पाता, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ पाता, पेंगुइन नहीं उड़ पाता, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग फिशर इज अ बर्ड इन विच द फीट आर। देखो किंग फिशर क्या होता है, किंग फिशर जो होता है ना, ये मान लो आपका वाटर लेवल है, यहाँ पर कोई ब्रांच होता है और किंग फिशर ऐसे यहाँ पर बैठा होता है। अब इसका चलो ठीक है, किंग फिशर यहाँ पर ऐसे बैठा होता है, यहाँ पर बैठा है। किंग फिशर यहाँ क्यों बैठता है, क्योंकि ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर कोई फिश है, इसको देखेगा और सीधा यहाँ से पकड़ के खा जाएगा। हमेशा वो नदी के किनारे, नदी के सरफेस के जस्ट ऊपर बैठते हैं ताकि वो मछली देखे पकड़ के खा जाए। तो पूछा गया कि किंगफिशर के जो फीट होते कैसे होते, स्क्रैचिंग टाइप, क्या वो भी यहाँ पे बैठ बैठे स्क्रैच कर रहा है, नहीं स्क्रैचिंग टाइप नहीं होती। क्या रेप्टोरियल टाइप होता है। रेप्टोरियल का मतलब है बेसिकली क्या, किसी भी चीज को पकड़ मतलब ऐसे होल्ड करके तोड़ सकता है, मतलब देखो उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिट चाहिए, लेकिन ये उसके लिए भी नहीं होता। पर्चिंग कह सकते हो आप, पर्चिंग का मतलब होता है होल्ड करना या नॉर्मली बैठना। तो बेसिकली इसके जो आप कह सकते हो इसके जो फीट होते हैं ना वो क्या काम में आते हैं कि अगर वाटर लेवल के ऊपर कोई स्टेम है, कोई ब्रांच है, तो उस पर आराम से उसको होल्ड करके बैठे और बहुत देर तक आराम से शांति से बैठा रहे, ताकि कोई फिश आए देखे नीचे और आराम से बीक में पकड़े और उठ के चला जाए। तो इसका जो होता है बेसिकली कैसा होता है, पर्चिंग टाइप होता है। ठीक है, होल्ड करना या बैठना बेसिकली, या किसी स्टेम पर किसी ब्रांच पर बैठना, उस टाइप का होता है किसका, किंगफिशर का। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सी, पर्चिंग टाइप। लिखा है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ व्हेन ह्यूमन आई लेंस बिकम थिन। देखो जब ह्यूमन आई आपका थिन हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, ऊपर आपके कौन से मसल होते हैं, सिलेरी मसल्स होते हैं। अच्छा, जब ह्यूमन आई बहुत ज्यादा थिन हो जाता है, इसका मतलब उसको ना कोई दूर ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, किसी दूर ऑब्जेक्ट पे, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जब आपका थिक है, जब आपका थिक है तब ये क्लोजली पास वाली चीज पे फोकस करेगा। ठीक है, लेकिन जब आपका बहुत ज्यादा थिन हो जाता है लेंस, इसका मतलब वो किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे अगर ये थिन हो जाएगा तो इसका कहीं ना कहीं ये आर्क बढ़ जाएगा ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा कुछ होता है ना। अगर ये थिन हो गया तो कहीं ना कहीं इसका आर्क बढ़ जाएगा, इसका आर्क बढ़ेगा, इसका मतलब इसका फोकल पॉइंट भी बढ़ जाएगा ना। अगर इसका छोटा आर्क है तो इसका फोकल पॉइंट पास में होगा, अगर इसका आर्क बहुत ज्यादा बढ़े तो इसका फोकल पॉइंट थोड़ा दूर होगा। तो अब देखो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ व्हेन ह्यूमन आई लेंस बिकम्स थिन। जब वो थिन हो जाता है तो ऑब्वियसली उसका फोकल लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा
बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा फोकल लेंथ, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका इंक्रीजेस। ठीक है, हमारी आईज जो होती हैं उसमें जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, लगभग लगभग कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि अगर मुझे किसी पास वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है तो कहीं ना कहीं मेरा लेंस जो होगा थिक हो जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा तो थिक हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा दूर कर दूं, मुझे दूर पे फोकस करना है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो लेंस होगा ना वो थोड़ा थिन हो जाएगा। थिन हो जाएगा तो मतलब पतला होकर के लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, आर्क बढ़ जाएगा, तो उसका फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन क्या है इसमें आपका इंक्रीजेस। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर एंड डिजायर टू ईट, मतलब एपेटाइट कह लो। कौन सा ऐसा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का जो कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है और खाना, देखो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन आपका एक ही करता है इन चारों में से, वो है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरिबेलम बॉडी बैलेंसिंग, ये आपका बेसिकली क्या करता है कि इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं। थैलेमस आपके सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फैलाता है, मतलब इंफॉर्मेशन फैलाता है। थैलेमस का काम है ब्रेन में इंफॉर्मेशन फैलाना, सेरिबेलम का काम है बॉडी बैलेंसिंग प्रोवाइड करना, पॉन्स का काम होता है आपके एक्शंस कंट्रोल करता है इन्वॉल्यूंटरी लगभग लगभग। हाइपोथैलेमस का काम होता है कि आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना और भूख लगना। ठीक है, भूख लगवाना, डिजायर टू ईट, एपेटाइट, कौन आपका कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट है द रिफ्लेक्स एक्शंस दैट इन्वॉल्व द ब्रेन आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस में ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं। देखो ब्रेन जो होता है ना वो अपर बॉडी को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं मैंने कोई चीज गर्म चीज टच कर ली तो ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन में लेकर के जाएगा कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड पे। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन काम करेगा वो कौन करेगा, मेरा स्पाइनल, यहाँ पे क्या लिखा है स्पाइनल रिफ्लेक्स। अगर मैंने कोई गर्म चीज टच कर ली तो वो मेरे स्पाइनल रिफ्लेक्स की वजह से हटा दूंगा मैं। लेकिन अगर मेरे अपर बॉडी पार्ट है, जैसे कि आप मान लो नेक के ऊपर वाला पोर्शन, जैसे मुझे मान लो कि मेरे आंखों के आगे अचानक कुछ आया, मैंने अचानक से अपनी आंख बंद कर ली, तो आंख जो मेरा कंट्रोल करेगा वो तो ब्रेन के बहुत ज्यादा पास है। तो आंख जो कंट्रोल करेगा मेरे को कौन करेगा, आपका सेरिब्रल। सेरिब्रल किसको इंडिकेट करता है यहाँ पे, सेरिब्रल इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर आपके ब्रेन को। तो अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ब्रेन की वजह से ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस में आपके ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होगा आपका सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल कौन सा होगा आपका, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड वाला होगा, तो ये ऑप्शन में कट गया। रिफ्लेक्स आग बोला है ना इसमें, तो इसमें दोनों आ सकते हैं, ब्रेन का भी और आपका स्पाइनल का भी। उसने कंफ्यूज करा हुआ है, इसने एग्जैक्टली नहीं बोला, ये भी कट गया। स्टिमुलस मतलब हम बाहर बाहर कोई भी हमारे ऊपर इन्वायरमेंट एक्शन करते तो हम रिएक्शन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं स्टिमुलस। तो ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन में आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है तो वो कौन सा होगा आपका सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है one of the two large chambers on the lower side of the heart that collects and expel blood towards the peripheral beds within the body lungs। बोला है कि देखो चेम्बर बना लो आप हार्ट के नीचे, बोला गया कि दो ऐसे आपके वन ऑफ द टू लार्ज चेम्बर्स ऑन द लोअर साइड, ये ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। बोले वन ऑफ द टू लार्ज चेम्बर्स ऑन द लोअर साइड, लोअर साइड में कौन चेम्बर्स आपके, वेंट्रिकल्स है ना, जो कि आपके ब्लड को कलेक्ट करते राइट ऑट्रियम से, राइट ऑट्रियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है कौन लेकर जाता है आपका बाइकस्पिड वॉल। राइट से जो राइट वेंट्रिकल में जाता है कौन लेकर जाता है ट्राइकस्पिड वॉल। तो आपका ब्लड कहां पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड होता है बॉडी पार्ट्स के पास भेज देता है और राइट वेंट्रिकल जो ब्लड है वो आपके लंग्स के पास भेजता है डिऑक्सीनेटेड ब्लड। तो बेसिकली वो किसकी बात कर रहा है कि नीचे आपके कौन से दो बड़े चेम्बर्स होते हैं, क्या कैपिलरीज होती है, नहीं, क्या आर्टरी होता है, नहीं, क्या वॉल्स होते हैं, नहीं, क्या होता है नीचे आपके दो चेम्बर्स। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें आपका वेंट्रिकल। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन हाँ आपको इसके लिए इसकी वर्डिंग समझनी पड़ेगी। वन ऑफ टू लार्ज चेम्बर्स, दो लार्ज चेम्बर में से एक लार्ज चेम्बर लोअर साइड में, लोअर साइड में तो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के, जो कि आपके ब्लड को कलेक्ट करता है और कहां भेजते हैं पेरिफेरल बेड्स, मतलब बॉडी के पार्ट्स में, बॉडी में भेजता है और कहां भेजता है लंग्स में। तो बॉडी के पास तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल भेजता है आउटा के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल भेजता है आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसको, लंग्स को। तो इसका सही ऑप्शन क्या था आपका वेंट्रिकल्स। ठीक है, इजी। Which of the following is a layer of Bowman's capsule। देखो Bowman's capsule का कौन सा लेयर होता है, पहला बताया गया कि आउटर पेरिएटल लेयर। ठीक है, आउटर पेरिएटल लेयर का मतलब क्या है
कि देखो बोमेन्स कैप्सूल पहली बात आपके पाया कहाँ जाता है, बोमेन्स कैप्सूल आपके पाया जाता है बेसिकली नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर। और आपने सुना है कि किडनी जो बना होता है ना वो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बना था, स्क्वेमस एपिथेलियल। तो आउटर पार्ट जो हो गया वो तो बनेगा आपका स्क्वेमस, बोमेन्स कैप्सूल का आउटर पार्ट जो होता है स्क्वेमस एपिथेलियल से मिलकर के बना होता है। हाँ ये पाया जाता है, ठीक है। एक होता है मिडिल बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक मिडिल मेम्ब्रेन भी आपके बोमेन्स कैप्सूल में होता है, जो कि क्या कंटेन करता है आपका, इसको आपके बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ही आपका ग्लोमेरुलस पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ग्लोमेरुलस के बारे में बताया था, जो कि फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का, ठीक है। यहाँ पर ग्लोमेरुलस पाया जाता है, ये होता है आपका बोमेन्स कैप्सूल। अगर मैं इसके मिडिल पार्ट की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं आपके ग्लोमेरुलस के मिडिल पार्ट की, तो हाँ ये भी पाया जाता है। एक होता है आपका इनर विसरल लेयर, अंदर वाला एक खोखला लेयर होता है जो जिसको हम ना पोडोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये तीनों लेयर पाए जाते हैं, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है। तो तीनों का मतलब क्या होगा, इसमें ऑप्शन जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल नेफ्रॉन में वो स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोमेरुलस को कंटेन करता है, बस इतना याद रखो आप। तो इसका ध्यान रखना कि बोमेन्स और एक आपका आता है एक आपका एक और कैप्सूल आता है जो कि उसमें पाया जाता है आपके रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक है। तो ये रखना कि बोमेन जो है वो आपका पाया जाएगा नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन मतलब आपके किडनी में, ठीक है। और यही आपका ग्लोमेरुलस जो होता है ना, ग्लोमेरुलस, ये आपके बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और जैसे आपके लंग्स के लिए वो होता है ना एल्वियोलाई, आपने सुना है एल्वियोलाई इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेम आप कह सकते हो कि ग्लोमेरुलस जो होता है ना, ग्लोमेरुलस वो भी क्या होता है, मेन साइट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ग्लोमेरुलस भी होता है वो क्या होता है आपका मेन साइट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो इस जगह पे आपका क्या लिख सकते हो इसमें, इट इज द मेन साइट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये आपके नेफ्रॉन में सबसे जो मेन स्ट्रक्चर होते हैं ना, जैसे आपके नेफ्रॉन में आपका ब्लड एंटर करता है, ब्लड किसके थ्रू एंटर करता है बेसिकली, वो एंटर करता है आपके रीनल आर्टरी के थ्रू। तो आपका ब्लड आया, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट था, ब्लड के अंदर प्रेजेंट था आपका वेस्ट मटेरियल, और ब्लड के अंदर प्रेजेंट था आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ब्लड आपके रीनल आर्टरी के थ्रू अंदर एंटर करता है तो वो होकर के जाता है आपके बोमेन्स कैप्सूल से, और यही उसका फिल्ट्रेशन करता है। ग्लोमेरुलस क्या काम करता है बेसिकली, ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर्ड आउट कर देगा, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड को टच नहीं करता, वो खाली वेस्ट मटेरियल को फिल्टर्ड आउट करके निकाल देगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है इट इज द मेन साइट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा ग्लोमेरुलस। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका द ग्रेटर ओमेंटम कनेक्ट्स द स्टमक टू विच स्ट्रक्चर। अब देखो ओमेंटम क्या होता है, ओमेंटम ऐसे बहुत से टिश्यूज के फोल्ड पाए जाते हैं आपके ऑर्गन्स के पास। आपको मालूम है आपके एक ऑर्गन जो होता है वो अलग अलग ऑर्गन से सेपरेट हो रखा होता है, तो हर एक ऑर्गन के पास ना अपने टिश्यू के लेयर होते हैं, टिश्यू के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमेंटम बोलते हैं, ओमेंटम। तो बोल रहा है कि द ग्रेटर ओमेंटम, लार्ज वाला टिश्यू का जो लेयर होता है जो कि स्टमक को किससे कनेक्ट करता है, विच स्ट्रक्चर, स्टमक को किससे कनेक्ट करता है। तो आप देख सकते हो आपका स्टमक जो होता है ना वो कहीं ना कहीं आपके मिडिल एब्डोमेन में पाया जाता है, और उसके पास जो बहुत सारे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओमेंटम, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे इसमें आपका ऑप्शन है, एक है स्प्लीन, एक है ट्रांसवर्स कोलोन। स्प्लीन आपने सुना होगा, स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जहां पर जाकर के आपका आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्प्लीन जो होता है, जैसे आप लीवर है, लीवर के बैक साइड पे होता है आपका स्प्लीन, और स्प्लीन क्या काम करता है बेसिकली, आपके ब्लड का डिस्ट्रक्शन करता है, वहां पे जाकर के आपके आरबीसी 120 दिन बाद जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका ओमेंटम जो होता है स्टमक का वो एक कनेक्ट होता है आपके स्प्लीन से, ठीक है। और एक होता है आपके ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन क्या होता है, आपने देखा होगा स्टमक के जस्ट नीचे जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो कोलोन ऐसे जा रहा होता है ना बीच में, यहाँ पे आपका स्टमक होता है, तो इससे कनेक्ट करता है आपके ट्रांसवर्स कोलोन से। तो पहला ऑप्शन ये आपका ठीक है। असेंडिंग कोलोन कौन सा हो गया, असेंडिंग कोलोन हो गया ये लार्ज इंटेस्टाइन, जो असेंडिंग कोलोन हो गया ये आपका स्टमक इस वाले पोर्शन से कनेक्ट होता है ना, तो उसको हम ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। डिसेंडिंग हो गया आपका ये जो कि आपके रेक्टम की तरफ बढ़ जाता है, तो आपका कनेक्ट किससे हो रहा है, आपके ट्रांसवर्स कोलोन से। और यहाँ पे स्मॉल बॉवेल लिखा है, बॉवेल आपके सबसे नीचे मूवमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है।
हार्मोन विच इज रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इनमें से बहुत से ऐसे हार्मोन है आपके, ऑक्सीटोसिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इंडस्ट्रियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है आपका, प्रोलैक्टिन है। तो इसमें जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है ना, ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, ये बेसिकली आपके बॉडी में आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। तो हम हर एक के बारे में पहले देखते हैं, नीचे से पढ़ते हैं। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन आपका ना एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, एंटीरियर मतलब अंदर वाला साइड जो होता है ना पिट्यूटरी का, वो रिलीज करता है। प्रोलैक्टिन क्या काम करता है, फीमेल के अंदर लैक्टेशन करता है, लैक्टेशन जो होता है ना, मिल्क का सिक्रेशन, वो काम करता है आपका प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन वर्ड से आप समझ रहे हो कि बेसिकली ये आपका लैक्टेशन जो होता है वो स्टार्ट करवाता है। नेक्स्ट है आपका ICSH, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंडस्ट्रियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ICSH का नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेनली आप ना इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोल सकते हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है, बेसिकली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ना, ये हमारी बॉडी में, मेल की बॉडी में क्या काम करता है, मेल की बॉडी में एंड्रोजन बनाता है। एंड्रोजन का मतलब है टेस्टोस्टेरोन, ये हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका जो एग्जैक्टली नाम होता है वो होता है ICSH। ये भी आपका एंटीरियर मतलब अंदर वाला पिट्यूटरी निकालता है, ठीक है। एक होता है आपका TSH, उसको हम बोलते हैं थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी आपके इंटीरियर पिट्यूटरी ही रिलीज करता है। तो ये तीनों तो आपके इंटीरियर पिट्यूटरी हो गए ना, BCD, ये तीनों की तरह आपके इंटीरियर है, जो कि आपके ऑप्शन गलत है। मैं तो पोस्टीरियर वाला पूछा है, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, ऑक्सीटोसिन आपका जो एंडोमेट देखो उसके टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, आपको मालूम है ना कि यूट्रस के अंदर बहुत सारे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ताकि बेबी नीचे की तरफ पुश हो। तो यूट्रस की जो लेयर होती है ना, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन करवाता है, आपका ऑक्सीटोसिन। तो ये कहां से रिलीज होता है, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीजेस। जब आपकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, देखो अभी मैंने बताया कि आपको यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ओवरीज टू रिलीज एग्स, देखो ओव्यूलेशन कहते हैं इसको हम, ओव्यूलेशन वैसे करवाता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वैसे ओव्यूलेशन करवाता है, लेकिन हम थर्ड ऑप्शन भी देखते हैं, मेंटेन्स मिल्क प्रोडक्शन इन ब्रेस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि मिल्क का प्रोडक्शन कौन कराएगा, प्रोलैक्टिन। तो ये ऑप्शन में क्या आपका कट गया, इसका मतलब प्रोलैक्टिन भी कट गया, और द अबव तो होगा नहीं, तो एक ही बचा आपका क्या, ओव्यूलेशन। आपका जो बेसिकली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, अगर फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो क्या करेगा, उस टाइम पे ओव्यूलेशन करवाएगा। इसको हम LH सर्ज भी बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का सर्ज। जब आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पर होता है ना, तब वो आपके मैच्योर्ड एग्स को आपके ओवरी से रिलीज कर देते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के अंदर एंड्रोजन बनाते हैं, फीमेल के अंदर बेसिकली आपका ओव्यूलेशन करवाते हैं, रिलीजिंग ऑफ एग्स, ठीक है। द बायोइथेनॉल इज सब्जेक्टेड टू रेक्टिफिकेशन टू रिमूव। देखो बायोइथेनॉल जो होता है वो किस चीज का रेक्टिफिकेशन करवाता है, बेसिकली बहुत ज्यादा जब आपके चीजों में इंप्यूरिटीज मिली होती है ना, तो हम एक बायोइथेनॉल चीज यूज करते हैं जो कि बेसिकली इंप्यूरिटी हटाने में यूज करता है, सीधे सीधे इंप्यूरिटी हटाने में, ठीक है। तो ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं उतना। नेक्स्ट है, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट इज कॉल्ड। देखो मान लो अलग अलग कैरेक्टर है, जैसे कि कलर मान लो और शेप मान लो, ये अलग अलग कैरेक्टर है इसको, लेकिन अगर कोई एक ही चीज कंट्रोल कर रहा है, एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है, एक ही कोई भी ऐसा चीज है जो कि एक ही चीज कंट्रोल कर रहा है, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिल, ALLELE, एलिल बोलते हैं इसे, ठीक है। एक ही चीज अगर दो चीज को कंट्रोल कर रहा है या सेम ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे। आप ये भी मान सकते हो कि कुछ कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं कि दो चीज मिलकर के एक को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि कलर जो होता है, हमारा कलर हमारे बहुत सारी चीजें कंट्रोल करते हैं, और मतलब एक हमारा मेलानिन होता है
और हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे जीन्स होते हैं जो कि दो तीन जीन्स मिलकर के एक कलर कंट्रोल करता है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एलील ही बोलते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए एलील, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2,4-D यूज। देखो 2,4-D होता क्या है, 2,4-D आपका ना देखो फर्टिलाइजर नहीं होता, ना इंसेक्टिसाइड होता है, ना वाइटामिन होता है, ये होता है आपका वीडिसाइड। ये क्या काम करता है, जो वीड्स जो प्लांट होते हैं ना आपके नॉनेड प्लांट जो होते हैं बेसिकली, उसके ग्रोथ जो होता है उसको सप्रेस कर देता है डाइल्यूट करके कुछ उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है क्या, ये डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। ये क्या होता है आपका, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है ये, ठीक है। तो ये जो होता है आपका एक वीडीसाइड होता है, अनवांटेड प्लांट्स को क्या करता है, ये ग्रो होने नहीं देता बिल्कुल भी। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर विच टाइप ऑफ द इन्फेक्शंस। देखो एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स जैसे आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक उसका नाम ले लेते हैं हम, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो खाली किसके अगेंस्ट काम करता है, बैक्टीरिया, ओनली बैक्टीरिया। मतलब आपके एंटीबायोटिक्स जो है खाली खाली आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेंगे और किसी के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। ओनली वायरस, ओनली बैक्टीरिया, बोथ बैक्टीरिया वायरस नहीं, नॉन ऑफ द अबव नहीं, ये वाला होगा ओनली बैक्टीरिया। कभी भी आपका एंटीबायोटिक जो होता है वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करता, वो एंटीवायरल चीजें होती हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक नहीं करता। नेक्स्ट है आपका लिवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन। लिवर ऑयल ऑफ फिश, फिश का जो लिवर ऑयल होता है किस में रिच होता है, देखो तो बेसिकली लिवर ऑयल जो होता है ना फिश का, उसमें विटामिन ए भी अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है और विटामिन डी दोनों अच्छी खासी क्वांटिटी में होते हैं। लेकिन ये दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आने चाहिए थे, आगे इसका मतलब ये दोनों सही होते हैं, लेकिन इसमें फिर एक काम करो, आपको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, लास्ट ऑप्शन में लिख लो आप बोथ ए एंड बी। क्योंकि देखो आपका जो लिवर ऑयल फिश होता है ना, उसमें आपका विटामिन ए भी अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है और विटामिन डी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है। तभी आपने देखा होगा कि जो जिम जाते हैं ना लोग, अगर आपने सुना होगा कि अगर उनके जॉइंट्स में पेन होता है ना, अगर उनके जॉइंट्स में पेन होता है तो उनको फिश ऑयल खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि फिश ऑयल में विटामिन डी होता है और वो आपकी विटामिन डी अगर आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो आपके जॉइंट में पेन होगा नहीं बिल्कुल। विटामिन ए भी अच्छा खासा होता है आपके फिश ऑयल में, लिवर फिश ऑयल में, ठीक है। और जो कि बेसिकली क्या काम करता है, आपकी विटामिन ए क्या काम करेगा, आपकी नाइट ब्लाइंडनेस अगर नहीं लोगे तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगी, अगर आप लोगे तो आपकी विजन अच्छी खासी रखेगा वो। तो ए और डी दोनों विटामिन होते हैं। तो आप लास्ट ऑप्शन को बोथ ए एंड बी कर लो, तो सही सी है, सॉरी ए एंड सी कर लो इसको, सी, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन डी, ठीक है। प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आर नोन एज। पूरे लाइफ टाइम में खाली एक ही बार फ्लावर देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, देखो उनको आपका बोला जाता है मोनोकार्पिक प्लांट्स, मोनोकार्पिक। अब समझो होता क्या है, जैसे मैं बैम्बू का एग्जांपल लेता हूँ। बैम्बू का जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो आपका 80 से 100 साल तक जीता है, 80 से 100 साल तक, ठीक है। उस दौरान वो खाली पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर देता है, खाली एक बार, ठीक है। वो जो फ्लावरिंग देता है वो देता है आपके 40 से 50 साल के बीच में, खाली एक ही बार देता है, एक ही बार। ऐसे प्लांट्स जो कि पूरे लाइफ टाइम में खाली एक ही बार फ्लावर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट। सही ऑप्शन क्या आएगा आपका ऑप्शन सी। मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड। मसल, जैसे मान लो ये आपका बाइसेप्स है, ये आपका ह्यूमरस, बाइसेप्स के जो बोन होते हैं ना उसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, ह्यूमरस है। कौन सा फैक्टर है जो कि आपके मसल और बोन को कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं टेंडन। ये होता है आपका टेंडन, ठीक है। टेंडन जो होता है आपके मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है, तो क्या एडिपोज होगा, नहीं, ये तो फैट स्टोर करता न्यूरॉन, ये आपके इंफॉर्मेशन ले जाता है। लिगामेंट आपके डिफरेंट बोन्स कनेक्शन करता है, तो उसका ऑप्शन क्या होगा आपका टेंडन। टेंडन कनेक्ट्स मसल और यू कैन से टिश्यू विद बोन्स, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वाटर स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द डैश। वाटर स्टोमेटा जो होते हैं किस में प्रेजेंट होते हैं, देखो अगर मैं आपको बताऊं, वाटर स्टोमेटा जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है ग्यूटेशन में हेल्प करता है। आपने एक वर्ड सुना होगा ग्यूटेशन, ये बेसिकली ऐसे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जहां पर बेसिकली
एक्वाटिक मतलब एक्वाटिक रीजन में पाए जाते हैं, तो ये लीफ मार्जिन में नहीं पाए जाते, ना वेन्स में पाए जाते हैं। ये जो आपके लीफ का वेंट्रल पार्ट होता है ना, बेस वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, डोर्सल हो गया ऊपर वाला पार्ट जहां पे धूप लगती है, नीचे वाला पार्ट हो गया बेस वाला पार्ट, उसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल पार्ट ऑफ लीफ पे पाया जाता है। और बेसिकली वाटर स्टोमेटा क्या काम करता है, अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है तो ब्यूटेशन की हेल्प से वो बेसिकली आपको वाटर रिलीज करने में हेल्प करता है, क्या वाटर स्टोमेटा। और ये आपके एक्वेटिक प्लांट्स के लीफ में ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके आसपास पानी बहुत ज्यादा होता है, तो पानी ज्यादा होता है तो उनको ब्यूटेशन की हेल्प से उनको अपना एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालना ही पड़ता है। तो कौन से पाए जाते हैं, आपको ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। देखो, एप क्या है, मैमल। माउस क्या है, मैमल। वुल्फ क्या है, मैमल। मैमल जो होते हैं आपके सभी सभी वार्म ब्लडेड होते हैं। तो ये तीन ऑप्शन तो कट गया आपके, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। स्नेक होता है आपका रेप्टाइल, स्नेक होता है आपका रेप्टाइल। और रेप्टाइल कैसे होते हैं, रेप्टाइल होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड। आपका फिश हो गया, आपका एम्फीबियन हो गया, आपका रेप्टाइल हो गया, तीनों आपके कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते, उनको इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। उनको बेसिकली इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो उनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। खाली बर्ड्स और मैमल्स ये आपके वार्म ब्लडेड होते हैं, बाकी के तीन फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स सब आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। उसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमिलियाड्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर। देखो, ब्रोमिलियाड आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो कि पानी को कहाँ स्टोर करते हैं। इनका जो देखो होता है क्या, ये पानी को जो स्टोर करते हैं ना वो करते हैं अपने लीव्स में। क्यों, इनके लीव्स का जो शेप होता है ना वो रोजेट शेप का होता है। इनका जो लीव्स होता है वो कैसे शेप का होता है, रोजेट शेप का होता है, ठीक है। जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं, ऐसे, और उसमें पानी स्टोर हो जाता है। बार्क में नहीं करते, ना रूट्स में करते, ना स्टेम में करते, वो स्टोर करते हैं अपने लीव्स के अंदर, ठीक है। लीव्स में पानी स्टोर करते हैं, मतलब इनके लीफ जो होते हैं बेसिकली आप कह सकते हो थोड़े से फोल्डिंग टाइप के होते हैं, और जिसकी वजह से कंटेनर का शेप ले लेता है और उसी के अंदर क्या करते हैं, पानी स्टोर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ मैच्योर गैमेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मियोसिस इन द फीमेल। अच्छा, तो कितने फीमेल गैमेट बनते हैं, अगर मैं आपको बता ही दूं, मैं फीमेल की बात करूं ह्यूमन की, या आपके प्लांट की बात करूं, दोनों में एक सिंगल गैमेट बनता है, एक सिंगल एक्सेल बनता है। लेकिन आपने सुना मियोसिस में तो चार बनते हैं, मियोसिस में कितने बनते हैं, चार, ठीक है। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, प्लांट बॉडी में बात करूं, रिप्रोडक्शन की बात करूं, फ्लावर के अंदर, तो एक आपकी ना मेगास्पोर होता है। मेगास्पोर एक ऐसा स्पेशल सेल होता है बेसिकली जिसके पास कैपेसिटी होती है कि वो आपके एक एग सेल में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब एक ओवरी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन होता क्या है, म्योसिस के हेल्प से तीन तो बनते, लेकिन तीन में से मतलब चार तो बनते, लेकिन चार में से ना तीन डीजेनरेट हो जाते हैं, चार में से तीन डीजेनरेट हो जाते हैं, एक ही बचता है, एक ही किसमें फॉर्म होता है फिर आपका एक्स सेल में, ठीक है। तो बेसिकली आपके कितने गैमेट्स बनते हैं म्योसिस में फीमेल के अंदर, तो आप क्या बोलोगे, एक। लेकिन मैं मेल की बात करूं तो मेल में आपके चार ही बनते हैं, एक दो तीन चार, मेल के अंदर आपके चार ही बनते हैं। जैसे मैं प्लांट की बात करूं, पॉलन ग्रेन्स, तो आपका एक माइक्रोस्पोर होता है, ऐसा स्पेशल सेल जिसके पास पोटेंशियल होता है कि वो आपके पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक माइक्रोस्पोर चार पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ म्योसिस। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल एक ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है ना, ये आपके दो चीज में हेल्प करता है, दो चीज में किस में हेल्प करता है, एक तो रेस्ट में हेल्प करता है, और एक हेल्प करता है डाइजेशन में, ये दो चीज में हेल्प करता है। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो किस में हेल्प करता है, रेस्ट और डाइजेशन में। तो अब देख लो डाइजेशन में कौन कौन है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, हाँ ये कर रहा है। स्लोज ब्रीथिंग मतलब रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग स्टेट, तो ये तीनों डाइजेशन और ये दोनों आपके रेस्ट में आ गए, तो ये तीनों करता है। लेकिन इसमें क्या है, इनकरेक्ट भाई, इट इज अ फाइट और फ्लाइट सिस्टम। ये आपका फाइट और फ्लाइट सिस्टम नहीं होता। फाइट और फ्लाइट सिस्टम कौन होता है आपका, वो होता है आपका, कौन सा होता है बताओ, आपका आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट जो करता है वो कौन करता है, वो करता है आपकी बॉडी में एड्रेनलिन।
और एड्रेनलिन यहाँ पे, एड्रेनलिन आपकी बॉडी में रेस्टिंग फेज नहीं करता, आपका ब्रीथिंग स्लो नहीं करता, बल्कि एड्रेनलिन तो आपका बहुत ज्यादा फास्ट करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपका सही ऑप्शन होगा क्या होगा आपका ऑप्शन बी, ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन में हेल्प नहीं करता। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द मस्कुलर सिस्टम। हमको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है आपके इसके हिसाब से, मस्कुलर सिस्टम के हिसाब से। बोन्स कॉन्टैक्ट अदर बोन्स एट जॉइंट्स। आपके देखो जो बोन्स है ना वो एक दूसरे बोन को कॉन्टैक्ट में आते हैं, हाँ जॉइंट्स में कॉन्टैक्ट में आते हैं, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। फ्लेक्सर्स डिक्रीजेस द एंगल ऑफ जॉइंट। देखो हमारे यहाँ पे ना हर जॉइंट्स में आपके फ्लेक्सर्स होते हैं ताकि हमारे जॉइंट्स ज्यादा एंगल पे बाहर ना निकल पाए। अगर हमारे जॉइंट्स ज्यादा एंगल पे बाहर निकलेंगे तो उनके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो फ्लेक्सर्स क्या काम करते हैं कि ज्यादा एंगल नहीं हिलने देते उसका, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। टेंडन्स अटैच मसल टू बोन, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन करा था ना बाइसेप्स वाला जो बताया था मैंने आपको, बाइसेप्स और ह्यूमरस वाला। टेंडन्स भी आपके मसल को बोन से कनेक्ट करता है। देखो एक होता है आपका एब्डक्टर्स, अब एक ही ऑप्शन तो बचा, एलिमिनेट कर देंगे हम। एब्डक्टर्स क्या काम करते हैं, एब्डक्टर्स आपके लिम्स को, आपका जो लिम्ब होता है ना हाथ और पैर, वो आपके बेसिकली मिड लाइन के पास लाते हैं। मतलब मेरे हाथ और मेरे पैर उनको मिड लाइन जो है मिड लाइन के पास में आते हैं। एब्डक्टर्स का वो काम होता है, ये क्या बोल रहा है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन के अवे नहीं ले जाता, मिड लाइन के पास लाता है, ठीक है। एब्डक्टर्स का वो काम है। तो इनकरेक्ट हो गया ना आपके एब्डक्टर्स के हिसाब से, तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन तो ढूंढना था, तो ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर डज नॉट प्ले अ पार्ट इन मोशन ऑफ सेल्स। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपके सेल्स के मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। देखो सीलिया, सीलिया आपके छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाँ ये आपके सेल के मोशन में हेल्प करता है, ये ऑप्शन कट गया। फ्लैजिला, फ्लैजिला फ्लैजिला आपके बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, एक या दो पाए जाएंगे, ये भी आपके मोशन में हेल्प करते हैं, हाँ करते हैं, ये भी कट गया। स्यूडोपोडिया आपके अमीबा जो होता है, अमीबा जो होता है किसी भी शेप में आ जाता है और वो भी आपके मोशन सेल मोशन हेल्प करता है, हाँ करता है, ये भी कट गया। एलिमिनेट कर दो माइक्रोविलाई, एक बच गया आपका। माइक्रोविलाई जो होता है वो पाया जाता है आपके इंटेस्टाइन की वॉल में, ऐसे पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये आपके सेल्स की मूवमेंट नहीं करवाते, ये आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है आपके ऊपर से जो डाइजेस्टेड फूड आता है ना, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कौन करता है आपका माइक्रोविलाई, ये आपके सेल्स के मोशन में हेल्प नहीं करता। नॉट प्ले में क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, माइक्रोविलाई, ठीक है। Which of the following is not a mode of genetic exchange within a bacterial population। मतलब बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो होता है कौन सा ऐसा मोड है जो कि उसमें जेनेटिक एक्सचेंज नहीं होता। कॉन्जुगेशन में होता है, ट्रांसडक्शन में होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, देखो इन तीनों में होता है बैक्टीरिया में। लेकिन आपको मैं पहले एलिमिनेट कर दो प्रोसेस। एक है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या प्रोसेस होता है, आपका डीएनए ना कन्वर्ट होता है पहले आरएनए में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए फिर कन्वर्ट होता है आपके प्रोटीन में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है ना, ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है कौन सा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है जेनेटिक एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं होता, ये प्रोसेस जो होता है आपके प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा होता है, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है आपके राइबोसोम के अंदर, तभी तो आपने सुना कि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, समझ रहे हो। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके आरएनए जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, उसमें जेनेटिक एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होता, खाली प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे तो जेनेटिक एक्सचेंज बोला गया ना, तो हाँ भाई इसमें आपका कौन यूज नहीं हो रहा, उसमें यूज नहीं हो रहा आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जेनेटिक एक्सचेंज में हेल्प नहीं करता। द वॉल्व बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, जैसे अब मैं आपको बताऊं, ये फिर से हम एक चेंबर बनाते हैं, हो गया आपका राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। वो कौन सा वॉल्व होता है जो कि आपके पल्मोनरी आर्टरी, हो गया आपका पल्मोनरी आर्टरी, और ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली सेमील्यूनर वॉल्व। सेमील्यूनर वॉल्व, सेमील्यूनर वॉल्व क्या काम करता है बेसिकली, सेमील्यूनर वॉल्व जो होता है वो बेसिकली आपके ब्लड की जो मूवमेंट होती है ना खाली एक डायरेक्शन में होती है, ब्लड खाली एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वापस बैक फ्लो नहीं होता। अगर आपके ब्लड का बैक फ्लो होगा तो आपके हार्ट में कंजेशन हो सकता है, आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। आपके ब्लड की जो मूवमेंट होती है वो खाली यूनि डायरेक्शन होती है, उसको कौन मेंटेन करवाता है आपका सेमील्यूनर वॉल्व। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन बी, सेमील्यूनर वॉल्व।
ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है? क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में, कोलोन में, माउथ में या स्टमक में? देखो माउथ में तो कार्ब्स का होता है तो ये ऑप्शन काट दो, कोलोन में तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, इनको ये ऑप्शन काट दो। देखो दो जगह प्रोटीन का डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टमक में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन का डाइजेशन वो करता है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कौन रिलीज करता है? आपका पैंक्रेटिक जूस, ठीक है। स्टमक में जो आपके प्रोटीन का डाइजेशन करता है वो करता है आपका पेप्सिन। तो मुझे एक बात बताओ, पहले आपका स्टमक आता है, पहले आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आता है? पहले आता है हमारा स्टमक। स्टमक है तो स्टमक के पास पेप्सिन है, तो पेप्सिन क्या काम करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो सबसे पहले प्रोटीन का जो डाइजेशन करता है वो कौन करता है? आपका स्टमक करता है, क्योंकि इट हैज पेप्सिनोजेन विच इज अ काइंड ऑफ एंजाइम। पेप्सिनोजेन आपका एंजाइम होता है, उसका नाम होता है पूरा पेप्सिनोजेन। और ये आपके फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक कर देता है अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो पहले जो प्रोटीन का डाइजेशन होगा वो कहां पर होगा? आपके स्टमक में, फिर होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। A heart with a single atrium and single ventricle is characteristic of adult of। देखो होता क्या है कि आपके, अगर मैं सिंगल बताऊं ना, ये हो गया आपका ऑट्रियम, ये हो गया आपका वेंट्रिकल। ये आपके कितने चेंबर हो गए? 2 चेंबर। अब मुझे एक बात बताओ, 2 चेंबर्ड हार्ट किसके पास पाया जाता है? 2 चेंबर्ड हार्ट जो होता है किसके पास पाया जाता है? वो आपने क्वेश्चन सुना होगा, कौन सा ऐसा एनिमल होता है जिसकी बॉडी में खाली इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है? तो वो होता है आपके फिश। क्योंकि फिश के पास खाली सिंगल, मतलब आप कह सकते हो कि 2 चेंबर होते हैं, 2 चेंबर हार्ट होता है, ठीक है। मतलब अब वो उसके अंदर ना सिंगल सर्कुलेशन होगा, एक ही बार सर्कुलेट करेगी उसकी बॉडी में ब्लड, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको नॉर्मली कि आपका जो फिश होता है उसके पास 2 चेंबर होते हैं खाली, बस 2 चेंबर, एक ऑट्रियम और एक वेंट्रिकल। बर्ड्स के पास ऑप्शन कट गया, आर्थ्रोपोड कट गया, फीमेल्स कट गया। फिश के पास 2 चेंबर होते हैं, ठीक है, एक ऑट्रियम और एक वेंट्रिकल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? 2 चेंबर्ड हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द फिजिकल अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इज द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे आप देख पा रहे हो मुझे मेरी फिजिकल अपीयरेंस कैसे है, या आप किसी और को देख पाते हो उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे है, तो फिजिकल अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? बस क्या हम बोलते जीनोटाइप है तो जीन्स शो करता है, जीन्स शो करता है, जीन्स फिजिकल में नहीं आता। पेरेंटल ट्रेट जरूरी नहीं है कि हर बेबी के अंदर हर उसके आगे अगले जनरेशन आए ही नहीं आएगा। अब क्या होता है? फिनोटाइप। फिनोटाइप जो होता है ना, फिनोटाइप ये आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस शो करता है। फिनोटाइप आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस शो करता है, तो उसका ऑप्शन क्या जाएगा? आपका ऑप्शन ए, फिनोटाइप। एक्सटर्नल अपीयरेंस शो कौन करता है? आपका ऑप्शन ए, फिनोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज फॉल्स रिगार्डिंग फ्रेश वाटर फिश। देयर ब्लड इज हाइपरटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट। क्या उनका ब्लड हाइपरटोनिक होता है क्या? देखो वैसे आपके जो फ्रेश वाटर होते हैं ना उनका ब्लड हाइपरटोनिक होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये। दे ऑफन एक्टिवली टेक अप सॉल्ट्स। क्या वो सॉल्ट्स लेते हैं क्या? क्या वो सॉल्ट लेते हैं? हाँ सॉल्ट लेते हैं वो, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। दे एक्सक्रेट यूरिन हाइपोटोनिक टू द ब्लड। वो यूरिन जो होता है हाइपोटोनिक जो होता है ब्लड में रिलीज करते हैं, हाँ ये भी करते हैं, लेकिन ये नहीं करता। अब ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो फ्रेश वाटर, बेसिकली जो फ्रेश वाटर फिश होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक तो वैसे ही उनके आसपास फ्रेश वाटर में सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, होती नहीं है, बहुत कम होती है सॉल्ट की क्वांटिटी। तो उनके गिल्स क्या काम करते हैं? उनके गिल्स ना सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं अपने इन्वायरमेंट से। उनके गिल्स जो होते हैं वो सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सिक्रेट करते हैं, इसका उल्टा करता है, एब्जॉर्ब करता है बल्कि, क्योंकि अपनी बॉडी का उसको मेंटेन भी तो करना है ना, अपनी बॉडी का उसको ऑस्मोसिस मेंटेन करना है, अपनी बॉडी को उसका प्रेशर मेंटेन करना है, तो उसके लिए सॉल्ट लेता रहता है। तो गिल्स के थ्रू सॉल्ट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, एमिट नहीं करता कभी भी। तो हमें फॉल्स से बताया गया, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। अच्छा बेसिकली टेकअप सॉल्ट मतलब अपने एनवायरमेंट से सॉल्ट लेता है। अगर मैं आपके फ्रेश वाटर की बात करूं तो फ्रेश वाटर फिश के अंदर सॉल्ट ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू उसके एनवायरमेंट। उसके एनवायरमेंट में सॉल्ट कम होगा, उसकी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा होगा, क्योंकि उसको अपने अंदर की बॉडी का प्रेशर भी तो मेंटेन करना है, इसकी वजह से वो सॉल्ट एब्जॉर्ब करता रहता है बाय द हेल्प ऑफ गिल्स,
ठीक है, ये भी ठीक है। और इसका ब्लड हाइपरटोनिक होता है टू द एनवायरनमेंट, इसका मतलब है कि इसके ब्लड में सॉल्ट ज्यादा होगा एनवायरनमेंट के हिसाब से। हाँ अभी मैंने आपको बताया इसके ब्लड में जो होगा सॉल्ट ज्यादा होगा उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो जो आपके फिश होते हैं फ्रेश वाटर के, वो आपके सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं आपके अपने गिल्स की हेल्प से। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है। आपके जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या आपका ऑप्शन डी, ठीक है। एक डिजीज है ये, आइडेंटिफाई द डिजीज पैथोजन ऑफ द डिजीज। इस डिजीज का नाम बताओ, डिजीज का पैथोजन बताओ। पैथोजन क्या होता है? कॉजेटिव एजेंट, मतलब मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वो आपका वायरस हो सकता है, वो आपका फंगस हो सकता है, वो आपका प्रोटोजोआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको हम बोलते हैं पैथोजन, पॉजिटिव एजेंट। डिजीज का नाम बताना है। आप देख सकते हो इसमें ये इंसान जो है इसके वेस्ट लाइन के जो नीचे वाला पोर्शन है, वेस्ट के जो नीचे वाला पोर्शन है बहुत ज्यादा स्वेल हो गया, बिल्कुल एलिफेंट के फूट की तरह हो गया, एलिफेंट के फूट की तरह, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इसका कितना ज्यादा पैर जो है फूल चुका है, इसका सर्विस कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसका पैर कैसा हो गया आपके एलिफेंट फूट की तरह, ठीक है। तो तीन ऑप्शन हमारे पास, एलिफेंट के फूट को बोला जाता है एलिफेंथियासिस। तो तीन ऑप्शन आपके से एक आपके, एक तो आप ऐसे हटा दो क्योंकि एथलीट फूट है। एथलीट फूट आपके फंगस करवाते हैं, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन। और एथलीट फूट कब होता है? गर्मियों के टाइम पे ज्यादा होता है, जब आप एक टाइम बहुत टाइम से आप सॉक्स पहने बैठे रहते हो ना, जब बहुत टाइम से आप सॉक्स पहनते हो तो आपके एंकल जो वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ पे नमी जम जाती है, मॉइस्चर जम जाता है, वहाँ पे फंगस आ जाता है। उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन, जो कि आपको इचिंग कॉज करता है बहुत ज्यादा। तो उसको हम बोलते हैं एथलीट फूट, ठीक है। देखो एलिफेंथियासिस तो नाम ठीक है, लेकिन क्या उसका पैथोजन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है? देखो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है हमारी बॉडी में मलेरिया। इसका डिजीज तो ठीक है, लेकिन इसका पैथोजन जो वो क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। फिर होगा आपका एलिफेंथियासिस तो ठीक है, लेकिन एक है आपका ट्रिपोनीमा पैलिडियम। ट्रिपोनीमा पैलिडियम आपको कॉज क्या करता है? ट्रिपोनीमा पैलिडियम आपको कॉज करता है सिफिलिस। सिफिलिस आपका एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सिफिलिस। ये तो एलिफेंथियासिस के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये आपका डिजीज ठीक है लेकिन पैथोजन का नाम गलत है। तो ये ऑप्शन में क्या चलेगा आपका? गलत। फिर ठीक है आपका एक ही बचा, आपके तीन तो ऊपर गलत हो गए। डिजीज का नाम भी ठीक है एलिफेंथियासिस, और एक हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं वुचीरिया बैंक्रॉफ्टी। एक वुचीरिया बैंक्रॉफ्टी और एक वुचीरिया मलाई, MALAYI, वुचीरिया। वुचीरिया बैंक्रॉफ्ट और वुचीरिया मलाई, ये दोनों ही आपके ऐसे, ये दोनों ही आपके ऐसे बेसिकली कह सकते हो आप कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें कौन सा डिजीज कॉज करता है? एलिफेंथियासिस। ये कैरी कौन करते हैं? कैरी करता है आपके जो फिलेरियल वॉर्म्स होते हैं ना, फिलेरियल वॉर्म्स, वॉर्म्स कैरी करते हैं। ये वॉर्म्स बेसिकली आपके वहां पाए जाते हैं जहाँ पे सैनिटरी कंडीशन बहुत पुअर है। आपने देखा होगा बहुत से स्लम एरियाज में ना आसपास नालियां बह रही होती हैं, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि नाले के किनारे पे मतलब अपना टेंट लगा करके रहते हैं। तो वहां पर ये वॉर्म्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, फिलेरियल वॉर्म्स, जो कि आपको जो क्या कैरी कर सकते हैं? वुचीरिया मलाई या वुचीरिया बैंक्रॉफ्टी। दोनों सेम जीनस के, बस स्पीसीज अलग अलग है, लेकिन काम दोनों सेम करता है। आपको क्या कॉज करेगा? एलिफेंथियासिस कॉज करेगा, ठीक है। बहुत बेकार डिजीज है ये, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, नेम द ऑर्गेनिज्म दैट कैरी द स्ट्रक्चर इन देयर सेल। एक तो स्ट्रक्चर का नाम बताओ, ऊपर से पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर को कैरी करता है। देखो ये जो आपका रैप्ड हो रखा है ना, स्नेक की तरह जो रैप्ड हो रखा है, ये आपका डीएनए। डीएनए जो होता है नेगेटिव चार्ज का होता है। ये जो आपका स्फेयर स्ट्रक्चर ना, स्फेयर, ये आपका एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का नाम होता है बेसिकली हिस्टोन। हिस्टोन। तो ये हिस्टोन कैसा होता है? हिस्टोन होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज, और आपका डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज, इसलिए एक दूसरे के ऊपर ऐसे रैप्ड हो रखे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा सा बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो एक बात बताओ, अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो क्या वो प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, यूकैरियोटिक सेल में होगा? प्रोकैरियोटिक का मतलब है पुराने सेल्स, प्रिमिटिव सेल, जो कि अंडर डेवलप्ड है अभी भी, ठीक है। देखो नाम हिस्टोन तो ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन तो ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास नहीं पाया जाता। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट। आप इसका नाम दिया गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, लेकिन ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो सही ऑप्शन है, लेकिन आपका ये चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन नहीं है, ये क्या आपका हिस्टोन है।
तो ये ऑप्शन सही है लेकिन ये गलत है, तो ओवरऑल आपका गलत ही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिस्टोन, हाँ ठीक है। और किसमें पाया जाता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, हाँ ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। हिस्टोन ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया तो आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही होता है ना, तो ये और ये ऑप्शन तो आपके सेम ही लगभग लगभग, बस नाम चेंज कर दिया है, तो ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सही कौन सा है इसमें, आपका ऑप्शन सी। आप अगर क्रोमोसोम के अंदर जूम करोगे ना तो माइक्रोस्कोप के अंदर ना आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, बीड लाइक स्ट्रक्चर, मोती जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे मोती जैसे स्ट्रक्चर, बीड लाइक स्ट्रक्चर। ये बीड्स जो होते हैं ना, ये मोती जो होते हैं ना, यही तो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। इसको हम थोड़ा जूम करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड अमंग द फोर ऑर्गेनिज्म एज फार एज देयर फोर लिम्स आर कंसर्न्ड। तो हम इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखो ये चारों ऐसे मैमल है, मैन है, चीता है, वेल है, बैट है, ये चारों आपके मैमल है। अगर आप इनके हाथ देखोगे ना, लिम्स दिखा रहा है, हाथ शो कर रहा है, तो एक यूमरस इसके पास भी, बाइसेप्स का जो बोन होता है, यूमरस इसके पास भी है, यूमरस इसके पास भी है, यूमरस इसके पास भी है, ठीक है। बाइसेप्स का जो बोन होता है ना लंबा, उसको हम यूमरस बोलते हैं। अब फोर आर्म्स में देखो, दो बोन इसके पास भी, रेडियस और अल्ना, दो बोन इसके पास भी है, दो बोन यहाँ पे, दो बोन इसके पास भी है, दो बोन इस बैट के पास भी है, रेडियस और अल्ना। अब यहाँ पर देखो कार्पल्स, अभी ऊपर क्वेश्चन में कार्पल आया था ना, जो 8 बोन वाला होता है जिसमें पाया जाता है, कार्पल इसके पास भी है, कार्पल इसके पास भी है, कार्पल इसके पास भी है, और कार्पल इसके पास भी है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब देखो फिंगर्स, फिंगर्स इसके पास भी है, फिंगर्स इसके पास भी है, फिंगर्स इसके पास भी है, फिंगर्स इसके पास भी है। अब मैं नॉर्मली क्या बोलना चाह रहा हूं कि इन सभी के स्केलेटन अगर आप देखोगे तो सभी का स्ट्रक्चर क्या है, सेम। सभी का स्ट्रक्चर जो है सेम है, लेकिन अगर आप इनका फंक्शन देखोगे, मैन के लिम्स क्या काम करते हैं, मैन के लिम्स काम करते हैं ग्रैब करने में, होल्ड करने में, किसी चीज को पकड़ने में। चीता के लिम्स क्या काम करते हैं, चीता के लिम्स बहुत ज्यादा फास्ट मूव करने में, बहुत ज्यादा भागने में, रनिंग करने में हेल्प करता है, बहुत ज्यादा फास्ट रनिंग करने में हेल्प करता है। वेल, वेल का जो वेल के जो ऐसे फिन्स होते हैं वो क्या काम करता है, वेल के फिन्स क्या काम करते हैं, बेसिकली वो उसको तैरने में हेल्प करता है, बहुत अच्छे खासे डेप्थ में जाने में हेल्प करता है, तैरने में हेल्प करता है, ठीक है। बैट, बैट का जो ये है लिम्स है वो क्या काम करता है, उसको उड़ने में हेल्प करता है। मैंने आपको चारों के स्ट्रक्चर दिखा दिया, स्ट्रक्चर चारों के सेम है क्योंकि सब में सब कुछ प्रेजेंट है, सब में सब कुछ चीज सेम प्रेजेंट है, लेकिन सबका फंक्शन क्या है, डिफरेंट। अगर किसी भी ऑर्गन का सेम स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर तो सेम है चारों का, लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट फंक्शन। वो सारों क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन का ये मतलब है कि आपका बेसिकली स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इनके सभी के फंक्शन क्या, डिफरेंट 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 फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन आपका जो आएगा वो आएगा आपका होमोलोगस। और एनालोगस की बात करो तो एनालोगस में थोड़ा अलग होता है। जैसे मैं बटरफ्लाई के विंग्स ले लूं, ठीक है, जैसे जैसे मैं बर्ड के विंग्स ले लूं, तो बटरफ्लाई के विंग्स में और बर्ड के विंग्स में, इन दोनों में क्या है, इनका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, लेकिन काम दोनों सेम कर रहे हैं। उस टाइम इसका अपोजिट हो जाएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, दोनों उड़ने में तो हेल्प कर रहे हैं, चाहे बर्ड्स के विंग्स है या बटरफ्लाई के विंग्स, दोनों उड़ने में हेल्प करते हैं। उसके लिए आपका आंसर आएगा एनालोगस, ठीक है। तो अभी तो हमें होमोलोगस के बारे में बताया गया, तो आपका सही ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन ए होमोलोगस होगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स इज फैट द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट। आपको 4 ऑप्शन दे रखे, और इन चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है किस एनिमल का, किस ऑर्गेनिज्म का बॉडी टू फैट रेशियो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा बॉडी में फैट पाया जाता है। क्या वो आपका टर्माइट है, टर्माइट तो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, और उसमें वैसे भी अगर आप बॉडी टू फैट रेशियो देखोगे तो बहुत कम होता है। जीब्रा, जीब्रा में मसल ज्यादा होते हैं, फैट उतना ज्यादा नहीं होता मसल, लेकिन ये कैरी करता है। फीमेल लायन, लायन तो वैसे आप देखा होगा आपने, लायन तो वैसे बहुत ज्यादा मस्कुलर होते हैं नेचर के, जिसमें फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन अगर मैं ब्लू वेल की बात करूं, तो ब्लू वेल जो होता है ना, ब्लू वेल,
ब्लू व्हेल में बॉडी टू फैट रेशियो बहुत ज्यादा पाया जाता है, बॉडी टू फैट रेशियो बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आपको ऑप्शन बी। ठीक है, जो ब्लू व्हेल है वो आपका सही ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है द नेम द बॉन्ड दैट कनेक्ट्स टू चेन्स ऑफ इंसुलिन। देखो आपको मैं बात बताता हूँ, जब आपका इंसुलिन फॉर्म होता है ना, स्टार्टिंग में इंसुलिन के पास ना 3 चेन पाए जाते हैं, चेन ए, बी और सी। कौन से इंसुलिन में, इमेच्योर इंसुलिन में आपके 3 चेन पाए जाते हैं, चेन ए, चेन बी और चेन सी। लेकिन जैसे ही इंसुलिन मैच्योर की स्टेज में पहुंचता है ना, मैच्योर स्टेज में पहुंचता है तो इसमें सी चेन गायब हो जाता है, खाली ए और बी रहता है, खाली ए और बी। तो मैच्योर इंसुलिन में आपके खाली 2 चेन पाए जाते हैं। तो वही पूछा गया है आपके कि ये 2 चेन है इंसुलिन का। देखो सी यहाँ पे अलग हो गया ना, आप देख रहे हो पहले 3 चेन था, 1 2 और यहाँ से दोबारा 3। लेकिन जैसे आपका ये मैच्योर हो गया तो वो क्या हो गया, एक ए चेन और बी चेन रह गया, लेकिन जो सी चेन है वो क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, सी चेन क्या हो गया आपका, अलग हो गया। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको कि ये आपका बेसिकली इंसुलिन जो है, ये आपका इंसुलिन जो है, ये इंसुलिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहां से यहां तक आपका एक चेन है, फिर यहां से यहां तक आपका दूसरा चेन है, और ये आपका पहला चेन है, ए बी और सी चेन है। और इसमें लिखा भी क्या है आपका, प्रो इंसुलिन। प्रो वर्ड का मतलब होता है पहले। जब आपका इंसुलिन इमैच्योर स्टेज का होता है ना, मतलब जब आपका इंसुलिन इमैच्योर स्टेज का होता है तब उसमें 3 चेन पाए जाते हैं, 3 चेन ए बी और सी। जैसे आप देखो यहाँ पे आपका इंसुलिन मैच्योर हो गया तो खाली ए और बी चेन के बीच में बॉन्ड बना, लेकिन सी चेन क्या हो गया, यहाँ से सी चेन यहाँ से अलग हो गया, सी चेन यहाँ से क्या हो गया, अलग। तो आप देख रहे हो कि ये 2 चेन जो है इनके बीच में ना बॉन्ड कनेक्ट है, एस 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 एस। तो बेसिकली ये दोनों जो है, ये दोनों चेन जो होते कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, एक सल्फर 2 सल्फर। डाइपेप्टाइड होगा क्या, पेप्टाइड तो नहीं है इसके बीच में, डाइसल्फाइड है, 2 सल्फर है क्या, हाँ 2 सल्फर तो है, लेकिन हम 4 ऑप्शन देखेंगे। ट्राइसल्फाइड क्या, इसमें 3 सल्फर है, नहीं 2 सल्फर है, ये भी ऑप्शन कर दिया। ट्राइपेप्टाइड क्या, 3 पेप्टाइड है, नहीं एक पेप्टाइड तो है ही नहीं इसमें। तो डाइसल्फाइड, 2 सल्फाइड के बॉन्ड से मिलकर के आपका जुड़ा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इंसुलिन के जो आपके चेन्स होते हैं वो बेसिकली कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, वो आपके 2 सल्फर के बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। अच्छा, तो हमारे आज के जो टेस्ट पेपर था उसमें आपके इतने ही क्वेश्चंस थे। जैसे हमने पिछली क्लास में भी हमने 40 क्वेश्चंस का सेट करा था, इसमें भी हमने एक 40 क्वेश्चन का सेट करा हुआ है, कर लिया हमने बेसिकली। तो आपको ओवरऑल क्वेश्चंस देखे हैं आपने कि आपको क्वेश्चंस कैसे देखने को मिले, कैसे क्वेश्चंस हैं ये, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आपको आपका लेवल भी मैच, या मतलब आपने अपना लेवल मैच कर लिया होगा इन क्वेश्चंस के हिसाब से कि कैसे आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपको मालूम है एग्जाम्स जब आने वाले तो आपका लेवल अभी हाई ही होना चाहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन को देख करके हो सकता है किसी किसी बच्चों से ना हो, तो कभी मोरल डाउन मत करना, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, आप अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।